बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मंडोला को अपनी फिक्र थी कि किसी तरह जल्द से जल्द इस जगह से रिहाई हासिल करे और कहीं दूर निकल जाए, क्योंकि वो जगह टेलीपैथी जानने वालों का मस्कन बन गई थी। अब तक उसे सिर्फ सुपरमास्टर के टेलीपैथी जानने वालों का इल्म हुआ था। मेरी फौज के बारे में मालूम होता तो शायद हैबत से मर जाता। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके इसराइली वज़ीर ख़ारजा के पास पहुंचा। उस वक्त वो सुपरमास्टर से फ़ोन पर बातें कर रहा था और अगवा किए जाने वाले तैयारे की रुदाद सुन रहा था। फिर उस वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारा PLO से जो मुआहदा हुआ है वो हमारी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी है। इस मुआहदे के बाद हम एक एक इस्लामी मुल्क की तरफ बढ़ते जाएंगे। उन मुसलमानों से जंग के बगैर, उन पर एक गोली चलाए बगैर मुआहदों के ज़रिए मुमलिकत इसराइल को मनवा लेंगे। सुपरमास्टर ने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन 245 मुसाफरों की सलामती के लिए मुआहदे की मनसूखी का ऐलान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे कितने ही 245 इंसान बोस्निया, सोमालिया और कश्मीर वगैरह में मर चुके हैं। उनकी खातिर हम अपनी बहुत बड़ी सियासी कामयाबी को नाकामी में नहीं बदलेंगे। इस तैयारे के एक एक फ़र्द को मरने दो। मंडोला ने दिल ही दिल में वज़ीर ख़ारजा को गालियां दी कि वो कमबख्त यहूदी खुफिया तंजीम के गुमनाम सरबराह को भी इस तैयारे में हलाक करना चाहता है। वैसे एक वज़ीर ख़ारजा का फैसला अटल नहीं हो सकता था। यहूदी खुफिया तंजीम जो कहती वही होता और तंजीम वही कहती जो उसका बेताज गुमनाम बादशाह मंडोला कहता। यूं तो एक्सरे मैन मार्टिन इस तंजीम का गुमनाम सरबराह था। मंडोला ने सोचा कि एक्सरे मैन मार्टिन के दिमाग में ये बात पैदा करेगा कि तैयारे को तबाह नहीं होना चाहिए, आर्जी तौर पर मुआहदा मनसूख कर देना चाहिए। वो वज़ीर ख़ारजा के दिमाग से निकल आया। अब एक्सरे मैन मार्टिन के पास पहुंचना चाहता था। उसी वक्त ख्याल ख्वानी का राबता ख़त्म हो गया। उसके पास बैठी हुई शल्पा गुस्से से कह रही थी, तुम अव्वल नंबर के बदमाश हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कई बार मेरे बदन को हाथ लगा चुके हो। वो ख्याल ख्वानी के दौरान अपनी सीट पर पहलू बदलता रहा था। ऐसे में एक आध बार उसका हाथ शल्पा के बदन से लग गया होगा। वो बोला, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा गलती से या अनजाने में हो जाता है। वो बोली, क्या अनजाने में 3 बार ऐसी बदमाशी होती है? सफ़र के आगाज़ में शल्पा से गहरी दोस्ती हो गई थी। बाद में मंडोला ने अपनी सलामती के लिए शल्पा के दिमाग से दोस्ती भुला दी थी और अपने लिए उसके दिल में नागवारी पैदा कर दी थी। बाज़ औक़ात अपनी भलाई के लिए कोई काम करो तो बुराई सामने आती है। उसने सोचा कि फ़ौरन शल्पा के दिमाग में पहुंचकर उसके गुस्से को ठंडा करे। ऐसे ही वक्त पीछे खड़े हुए मुजाहिद ने उसकी गर्दन दबोच ली। फिर उसे सीट पर से उठाते हुए बोला, कमबख्त कमीने, औरत को छेड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? वो अपनी गर्दन छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, ये गलत समझ रही है, मेरी गर्दन छोड़ दो। मुजाहिद ने पूछा, बहन तुम कौन हो? वो बोली, पहले मैं हिंदू थी, अब न्यूयॉर्क जाकर एक मुसलमान पाकिस्तानी से शादी करूंगी। वो मुजाहिद जोश और जज्बे से भर गया। एक औरत जो हिंदू से मुसलमान हो रही थी और एक मुसलमान से शादी करने वाली थी, उसे एक गैर मर्द ने छेड़ा था। इस्लामी गैरत के तकाजे ने मंडोला के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। फिर 2-4 घौंसे पड़े। उसके बाद राइफल के बट से सर पर ज़रब लगी तो वो चकरा कर गिर पड़ा। अभी ख्याल ख्वानी ज़रूरी थी। यहूदी खुफिया तंजीम के ज़रिए वो हुक्म सादिर करना चाहता था कि तैयारे के एक एक मुसाफिर की जान बचाई जाए ताकि वो भी सलामत रहे। मगर अब सलामती ख़तरे में पड़ गई थी। थप्पड़ और घोंसों के अलावा सर पर ऐसी शदीद ज़रब लगाई गई थी कि नीम बेहोशी तारी हो गई थी। वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा था। अब वो तैयारा तबाह होता या ना होता, अगर होता तो वो हराम मौत मरता, और अगर तैयारा सलामत रहता तो उसकी खोपड़ी फिल वक्त सलामत नहीं थी। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला या वाली उसके अंदर आ सकती थी। मुकद्दर कब बिगड़ता है ये कोई नहीं जानता। वो सानी से दूर भागने के लिए काहिरा से सिकंदरिया आ गया था। वहाँ जजीरे तक आ पहुँचा था और ये नहीं जानता था कि वही सानी उसके साथ साथ चली आ रही है। उसे जो नादानी हुई वो ये थी कि उसने शल्पा पर तनवीमी अमल करके उसे अजनबी बना दिया था। अगर वो आगाज़े सफ़र की तरह दोस्त रहती तो उस पर यह मुसीबत ना आती। सानी अपनी जगह से उठकर मंडोला के पास आ गई, उस पर झुक गई। उसके सर से खून बह रहा था। वैसे अभी वो इंसानी जज्बे के तहत एक नर्स के तौर पर आई थी। सारे यहूदी दुआ करें कि वो सर की मरहम पट्टी करते करते सर पर ना सवार हो जाए। मसीहा से किसी को डरना नहीं चाहिए
کیونکہ وہ علاج کرنے اور شفا دینے آتا ہے، مگر لوگ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر آپریشن بھی تو کرتا ہے، چیر پھاڑ کے اندر کی بیماریاں نکال کر یا جسم سے بندوق کی گولیاں نکال کر نئی زندگی دیتا ہے، پھر بھی تعجب ہے کہ اس سے ڈر لگتا ہے۔ داؤد منڈولا بھی ڈر سے مرا جا رہا تھا۔ ثانی مسیحا بن کر اس کے پاس آئی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر دیا تھا اور ثانی منڈولا کے سر کی مرہم پٹی کر رہی تھی، نیکی کر رہی تھی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیکی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ جس مجاہد نے رائفل کے بٹ سے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی، وہ ایک طرف مستعدی سے کھڑا رہا تھا اور شلپا سے کہہ رہا تھا، تم اسلام قبول کرنے اور ایک پاکستانی سے شادی کرنے نیو یارک جا رہی ہو، اس لیے ہماری بہن ہو۔ اس کمبخت نے تمہیں چھیڑا تھا، میں نے اس کی اچھی طرح پٹائی کر دی۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ خامخواہ کسی کو جان سے نہ مارا جائے، اس لیے یہ ابھی زندہ ہے۔ منڈولا زندہ تھا مگر خود کو مردے سے بدتر سمجھ رہا تھا۔ رائفل کے بٹ سے جیسے سر کا کچومر نکل گیا تھا۔ اب وہ پتہ نہیں کب تک خیال خوانی کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ وہ کسی دوسرے خیال خوانی کرنے والے کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا سکتا تھا۔ اس کی نجات اسی میں تھی کہ جلد سے جلد MIM کے مجاہدین کے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے اور مسافروں کو فوراً اس جزیرے سے نیو یارک پہنچا دیا جاتا۔ ان مسافروں کے ہاتھ اسے بھی رہائی مل جاتی، پھر وہ کسی ہسپتال میں زیر علاج رہ کر اس طیارے کے تمام خیال خوانی کرنے والوں سے دور ہو جاتا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جب خیال خوانی کے ذریعے MIM کے مجاہدین کے اندر جاتا رہا تھا تو اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے علاوہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کی بھی باتیں سنی تھیں۔ فی الوقت نیم بے ہوشی کے دوران ثانی کو مرہم پٹی کرتے دیکھ کر سوچ رہا تھا اور گھبرا رہا تھا کہ کہیں یہی لڑکی ٹیلی پیتھی نہ جانتی ہو اور مرہم پٹی کے دوران اس کے چور خیالات نہ پڑ رہی ہو۔ ابھی وہ خوش نصیب تھا۔ میں نے اور میرے کسی خیال خوانی کرنے والے نے اس پر داؤد منڈولا ہونے کا شبہ نہیں کیا تھا۔ ہم اس معاملے میں الجھے ہوئے تھے کہ مجاہدین کے مطالبات کب تسلیم کیے جاتے ہیں اور دوسرے مسافروں کے ساتھ شیتارا، ثانی اور علی تیمور کب تک نیو یارک سلامتی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ثانی نے اس کی مرہم پٹی کر دی، پھر دوسری قطار کے ایک مسافر سے کہا، مسٹر، آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ مس شلپا کو اس زخمی مسافر سے شکایت تھی، پلیز آپ مس شلپا کے ساتھ والی سیٹ پر تشریف رکھیں، یہ زخمی آپ کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ یوں سیٹ تبدیل ہو گئی۔ شلپا کے پاس دوسرا مسافر آ گیا اور منڈولا دوسرے مسافر کی سیٹ پر آ کر تکلیف سے کراہنے لگا۔ اب وہ دل ہی دل میں اسرائیلی وزیر خارجہ کو گالیاں دے رہا تھا کیونکہ اس نے مجاہدین کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہودی خفیہ تنظیم کے ذریعے ہی وہ مطالبات تسلیم کرائے جا سکتے تھے، لیکن تسلیم کروانے کے لیے منڈولا خیال خوانی کے قابل نہیں رہا تھا۔ MIM مجاہدین اسلامک مشن PLO اور اسرائیلی معاہدے کے خلاف تھے۔ انہوں نے سپر ماسٹر کو وضاحت سے بتایا تھا کہ اس معاہدے کے ذریعے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی پر آزادی دینے کے باوجود مختلف ہتھ کنڈوں سے غلام بنا کر رکھا گیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جناب یاسر عرفات کی جدوجہد رنگ لائی ہے اور اسرائیل میں رہنے والے مسلمانوں کو اس ملک کے ایک حصے میں آزادی مل گئی ہے۔ آزادی دینے کا یہ فریب ڈرامہ کھیلنے کے بعد آئندہ اردن اور اسرائیل سے دوستانہ معاہدہ ہونے والا تھا۔ ملک شام کے ارادے بھی یہی تھے کہ اسرائیل سے دوستی کر لی جائے، دوسرے الفاظ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، جبکہ اسرائیلی مملکت کے قیام کے دن سے تمام اسلامی ممالک یہ کہتے آ رہے تھے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ اب رفتہ رفتہ وہی اسلامی ممالک اس ناجائز کو جائز اولاد تسلیم کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ MIM کے ایک نمائندے یاسین الاسد نے مطالبہ کیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو دنیا کے تمام ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور دیگر نشریاتی ذرائع کے ذریعے ساری دنیا میں اس طیارے کے اغوا ہونے اور اغوا کیے جانے کے مقاصد کی تشہیر کی جائے۔ ساری دنیا کو اور خاص طور پر تمام اسلامی ممالک کو اس طرح سے یہ وارننگ دی جائے گی کہ کوئی اسلامی ملک اسرائیلی حکومت سے کسی قسم کا معاہدہ نہ کرے۔ معاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح تشہیر کی جاتی تو امریکہ جیسے سپر پاور ملک کی سبکی ہوتی۔ پھر یہ کہ رفتہ رفتہ تمام اسلامی ممالک کو اس راہ پر لایا جا رہا تھا کہ وہ یک کے بعد دیگرے اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے جائیں۔ یہ منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے وقت مجاہدین کے مطالبات ماننے سے منصوبے میں کمزوری پیدا ہو جاتی۔ پہلے تو سپر ماسٹر نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے MIM کے جانثاروں کو زیر کرنا چاہا۔
पता चला कि तैयारे को अगवा करने वाले मुजाहिदीन के दिमाग फौलादी हैं, उन पर टेलीपैथी की सोच की लहरों का असर नहीं होगा। फिर सुपर मास्टर ने मजबूर होकर इसराइली वजीर खारजा को ये तमाम हालात बताए और कहा कि इन मामलात का ताल्लुक तुम्हारे और PLO की तंजीम से है, लिहाजा मुजाहिदीन के मुतालबात पूरे करके तैयारे के मुसाफिरों को रिहाई दिलवाओ। इसराइली वजीर ने जवाब दिया कि उन्होंने PLO से मुआहदा करके बहुत बड़ी सियासी कामयाबी हासिल की है और वो इतनी बड़ी कामयाबी को नाकामी में तब्दील नहीं करेंगे। तैयारे के मुसाफिर मारे जाते हैं तो मारे जाएं, दुनिया में लाखों अफराद हादसात में मर जाते हैं। अगवा किए हुए तैयारों के मुसाफिरों की मौत से इसराइली हुकूमत के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसराइली हुकाम ये नहीं जानते थे कि उनके मुल्क की खुफिया तंजीम का सरबराह दाऊद मंडोला भी उसी तैयारे में फंसा हुआ है और तकदीर ने बेचारे मंडोला को इतनी मोहलत नहीं दी थी कि वो अपनी पूरी तंजीम के एडम ब्रदर्स के ज़रिए मुजाहिदीन के मुतालबात मनवाता और तैयारे से रिहाई हासिल करता। बेचारे के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और दिमाग ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा था। अब ये देखना था कि हालात का ऊंट किस करवट बैठता है। वो तो बस एक ही फिक्र में था कि किसी तरह इस तैयारे में मौजूद टेलीपैथी जानने वालों से दूर निकल जाए। जब सानी उसकी मरहम पट्टी करके उसे दूसरी सीट पर बिठाकर जाने लगी तो वो उसका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने मसीहाई की है, फॉर गॉड सेक किसी तरह मुझे इस तैयारे से बाहर खुली फजा में पहुंचा दो। तकलीफ की शिद्दत से सर चकरा रहा है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। सानी ने उसे थपक कर कहा, हौसला रखो, तुम्हारा जख्म इतना गहरा भी नहीं है कि बेहोश हो जाओ। फिर भी कोशिश करूंगी कि तैयारे के बाहर किसी अस्पताल में तुम्हारा बाकायदा इलाज हो सके। सानी अली के पास आकर बैठ गई। हमें भी ख्याल ख्वानी के जरिए पता चल रहा था कि इसराइली हुकाम मुजाहिदीन के मुतालबात मंजूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तैयारे के 245 मुसाफिरों की जानें बचाना सुपर मास्टर का फ़र्ज था, क्योंकि वो अमरीकी तैयारा था और एक अमरीकी जजीरे में था। अगर वो एक एक मुसाफिर को वहाँ से सही सलामत ना निकालता और तैयारे को तबाही से ना बचाता तो उसके मुल्क की बड़ी बदनामी होती। उधर तैयारे के अंदर से ये इतला पहुंचाई जा रही थी कि एक मुसाफिर यानी मंडोला बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। 2 कमज़ोर दिल खवातीन पर गशी के दौरे पड़ रहे हैं और 3 बच्चे बीमार हैं। उन सबको इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाकर बाकायदा इलाज कराना होगा और ये तभी हो सकता है जब मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं, वरना दूसरे मुसाफिर भी बीमार होकर या घुटन का शिकार होकर मर सकते हैं। अब सुपर मास्टर मजबूर होकर रेडियो, टीवी और अखबारात और तमाम नशरियाती ज़राए से ये खबर नशर कर रहा था कि मुसलमानों की एक नई तंजीम मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन के 8 मुजाहिदीन ने एक मुसाफिर बरदार तैयारे को अगवा करके अबाको जजीरे में पहुंचा दिया है। इन मुजाहिदीन के मकासद भी बयान किए जा रहे थे। अगर ये सैटेलाइट वगैरह के ज़रिए दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पलक झपकते ही खबरें और तस्वीर पहुँच जाती हैं, ताहम मुजाहिदीन इन खबरों का रद्द-ए-अमल मालूम करने के मुंतज़िर थे। उनका एक मुतालबा ये भी था कि तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराह नशरियाती ज़राए से ये ऐलान करें कि कोई भी इस्लामिक मुल्क कभी इसराइल से कोई छोटा बड़ा मुआहदा नहीं करेगा। मुजाहिदीन के तमाम मुतालबात पर अमल होते होते शाम हो गई। इस दौरान में दाऊद मंडोला की हालत गैर होती जा रही थी। उसे यही धड़का लगा हुआ था कि कोई उसके दिमाग में ना आ गया हो। शाम के 6 बजे तैयारे ने उस जजीरे से परवाज़ की। तमाम मुसाफिरों की जान में जान आई। उन्हें अब हब से बेजा से निजात मिलने वाली थी। वो तैयारा अब न्यूयॉर्क की समत परवाज़ कर रहा था। उधर माइक हरारे को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने का मामला दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। उसे यह नहीं बताया गया था कि वक्त क्यों तब्दील किया गया है। मैंने उसे बता दिया कि MIM के मुजाहिदीन ने एक तैयारे को अगवा करके सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान को मुश्किलात में डाल दिया है। उसने पूछा था, क्या सुपर मास्टर अपने दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों के ज़रिए मुजाहिदीन के दिमाग पर काबू नहीं पा सकता? मैंने उसे बताया, उन तमाम मुजाहिदीन के दिमाग फौलादी हैं, कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उनमें से किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सकता। माइक हरारे ने कहा, मुझे कल से इस बंगले में नज़र बंद कर रखा है। यहाँ मेरी दिलचस्पी के लिए वक्त गुजारने का कोई सामान नहीं है। क्या आप मुझे तैयारे के किसी मुसाफिर के अंदर पहुँचाएंगे ताकि मैं वहाँ के हालात मालूम करता रहूँ और वक्त गुजारता रहूँ? माइक हरारे हमारा मोहताज था। दूसरे दिन मशीन से गुजरने तक हमारे रहमो करम पर था। हम ही उसे इस अमल से निजात दिला सकते थे कि मशीन के ज़रिए उसके जहन में जानिसारों वाला खुदकशी करने का जुनूनी जज्बा नक्श ना किया जाए।
ऐसे जुनूनी जज्बे के बायस 3D में से डी मोरा जमीला के हाथों और डी क्रेन मेरे हाथों मारा गया था। ये बात माइक हरारे या सुपरमास्टर को अभी मालूम नहीं हुई थी। वैसे माइक हरारे ऐसी जज्बाती और जुनूनी मौत मरना नहीं चाहता था, इसलिए हम पर हर तरह से भरोसा कर रहा था। मैं उसे दिलचस्पी से वक्त गुजारने के लिए उस तैयारे में पहुंचा देता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। वो हमारे मकासद के खिलाफ वहाँ कोई हरकत नहीं कर सकता था। मैंने कहा, अच्छी बात है, ज़रा इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हें उस तैयारे में किसी मुसाफिर के अंदर पहुंचा दूंगा। मैं फिर तैयारे में आया तो मुजाहिदीन और सुपरमास्टर में समझौता हो गया था और वो तैयारा परवाज़ करने वाला था। अभी उसमें ईंधन भरा जा रहा था। मैं उसी मुजाहिद के अंदर पहुंचा जो शल्पा के पीछे खड़ा हुआ था। मैंने उसके ज़रिए शल्पा की आवाज़ सुनी। वो अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से गुफ्तगू कर रही थी। मैंने आवाज़ सुनते ही उसके अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मैं सोच में पड़ गया, क्या वो हसास ज़हन रखती है? क्या उसे योगा में महारत हासिल है या किसी ने तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग को लॉक किया है? मैंने सानी के पास आकर उसे शल्पा के मुतालिक बताया। वो बोली, फिर तो वो मशकूक है, हमें अपना शुबा दूर करना चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर शल्पा के पास आई। उससे बोली, तुमसे एक ज़रूरी बात है, ज़रा मेरे साथ आओ। अगली सीट पर मंडोला बैठा हुआ था। पहले तो सानी को करीब आते देखकर उसकी जान निकलने लगी कि पता नहीं ये किस मकसद के लिए आ रही है। फिर सानी ने शल्पा से ज़रूरी बात करने के लिए उसे एक तरफ चलने को कहा तो मंडोला सोच में पड़ गया। अव्वल तो वो सानी को पहचानता ही नहीं था। ये सवाल पैदा हो रहा था कि वो नौजवान हसीना आखिर कौन है जिसने उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी की और अब शल्पा से बातें करने उसे दूसरी जगह ले जा रही है। उसने अपनी सीट पर बैठे ही बैठे ज़रा घूम कर देखा। वो लड़की शल्पा को टॉयलेट की तरफ ले जा रही थी। फिर उसने शल्पा को टॉयलेट के अंदर चलने का इशारा किया। शल्पा ने इनकार में सर हिलाया। तब अचानक सानी ने उसकी गर्दन दबोच ली और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर उसे अंदर धक्का दिया। फिर खुद भी अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मंडोला का सर वैसे ही जख्म की तकलीफ से दुख रहा था। अब तो उसका सर चकराने लगा। दिल खौफ से धड़क धड़क कर कहने लगा, ज़रूर कोई गड़बड़ है, भेद खुलने वाला है, पता नहीं किस मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तैयारे से बाहर भाग नहीं सकता था, फरार का कोई रास्ता नहीं था। सानी उसे अंदर ले आई। फिर उसकी उंगलियां मोड़कर बोली, कौन हो तुम? उसकी उंगलियां सोनिया सानी जैसी फाइटर की गिरफ्त में थीं। तकलीफ इतनी शदीद थी कि वो चीखें मार मार कर रोना शुरू कर देती, लेकिन मैं उसके अंदर पहुंच गया था और उसे चीखने से रोक दिया था। सानी ने उसके अंदर जलजला पैदा किया। मैंने उसका मुंह सख्ती से बंद कर दिया। उसके दिमाग की चूलें हिल गई थीं। उस पर बेहोशी तारी होने वाली थी, मगर मैं संभाल रहा था, उसे होश में रखना चाहता था। उसकी अजीब हालत हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मुर्दा, और अगर जिंदा है तो किस आलम में है। मैंने पूछा, क्या तुम टेलीपैथी की लहरों को महसूस कर लेती हो? उसकी कमज़ोर सी सोच ने जवाब दिया, मैं महसूस नहीं करती हूँ। अगर ये लहर मेरे दिमाग में आती होगी तो मुझे इसका इल्म नहीं होगा। थोड़ी देर पहले तुमने ऐसी लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली थी। क्या तुम पर किसी ने तनवीमी अमल किया था? उसे तनवीमी अमल की खबर नहीं थी। दाऊद मंडोला ने उस पर अमल करने के दौरान जहन में यह नक्श किया था, वो अपने हमसफ़र पर्ल हाइड यानी मंडोला को भूल जाए कि वो यहूदी है और मोसाद तंजीम से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी बात ये भूल जाए कि शल्पा का ताल्लुक़ भारत की रॉ तंजीम से है। और तीसरी बात ये याद ना रहे कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है। सानी ने सोच के ज़रिए मुझसे कहा, पापा, इसने अपने हमसफ़र मंडोला की पिटाई कराई थी और मुजाहिदीन की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए कहा था कि शल्पा हिंदू है और एक पाकिस्तानी मुसलमान से शादी करने न्यूयॉर्क जा रही है। हमने पहले तवज्जो नहीं दी थी। अब ये समझना होगा कि ये ख़ास तौर पर भारत से न्यूयॉर्क मुसलमान बीवी बनने क्यों जा रही है। मैंने कहा, बेटी, इसके दिमाग पर यकीनन तनवीमी अमल किया गया है। हम जब तक इस पर जवाबी तनवीमी अमल करके पहले अमल का तोड़ नहीं करेंगे, इसकी असलियत मालूम नहीं होगी। सानी ने कहा, यह जहाज़ फ्लाई करने वाला है, इस पर तनवीमी अमल करने का वक्त नहीं है। हम इसे न्यूयॉर्क में निमट लेंगे। मैं अभी इसे इसकी सीट पर वापस पहुंचा रही हूँ। सानी उसे सहारा देकर टॉयलेट से बाहर आई। मैं शल्पा को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे ऐसी दिमागी अजियतें पहुंचाई गई थीं कि चेहरा जर्द पड़ गया था। वो जबरन मुस्कुरा रही थी मगर निढाल सी थी। दाऊद मंडोला ने उसे देखा तो समझ लिया कि शल्पा पर क़यामत गुजर चुकी है और शल्पा को टॉयलेट के अंदर ले जाने वाली कोई ख़तरनाक हसीना है, और उस ख़तरनाक हसीना ने ही उसके सर की मरहम पट्टी की थी। यानी वो मसीहा बनने वाली किसी भी लम्हे मौत बन सकती थी।
मंडोला के होश ऐसे उड़ रहे थे कि तकरीबन आधी जान निकल चुकी थी। उसी वक्त ऐलान हो रहा था कि तमाम मुसाफिर सीट बेल्ट बांध लें, जहाज़ परवाज करने वाला है, उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचाया जा रहा है। वो सीट बेल्ट बांध रहा था जबकि नादीदा जंजीरें तोड़कर इस तैयारे से भागना चाहता था, मगर बहुत ही बेबस था। अभी उसे सानी का नाम मालूम नहीं हुआ था क्योंकि वो फर्जी नाम से सफ़र कर रही थी। अगर असली नाम मालूम हो जाता तो उसे पता चलता कि मौत उसके कितने करीब सफ़र कर रही है। तैयारे ने परवाज की, फिर न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं में एक लंबा चक्कर लगाने के बाद रनवे पर उतर गया। वहाँ सारी दुनिया के अखबारी रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी का अमला और मुसल्लह फ़ौजी वगैरह मौजूद थे। तैयारे से सीढ़ियाँ लगते ही मंडोला ने अपनी अटैची उठाकर सबसे पहले बाहर जाने की कोशिश की। मुसाफिरों को धक्के देकर और ख़ुद धक्के खाता हुआ किसी तरह तैयारे से बाहर निकल आया। इस जद्दोजहद में सर की तकलीफ बढ़ गई थी, सर चकरा रहा था। आंखों के सामने एक के दो नज़र आ रहे थे। रेड क्रॉस वाले उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। वो समझ रहा था कि शल्पा का मुहासबा करने वाली अगर टेलीपैथी जानती है तो शल्पा को कहीं पहुंचाकर तनवीमी अमल के जरिए पहले अमल का तोड़ करके शल्पा की हकीकत मालूम करेगी, जिसके साथ साथ ये भी मालूम कर लेगी कि जिसके सर की मरहम पट्टी की थी वो यहूदी तंजीम मोसाद का एजेंट है। वो फिर इसके दिमाग में भी पहुंचकर दाऊद मंडोला की असलियत मालूम कर लेगी। रेड क्रॉस वालों ने उसका पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी की। उसे इमिग्रेशन काउंटर पर नहीं जाना पड़ा, बल्कि उसने नीम बेहोशी का मुजाहिरा किया ताकि पुलिस या अखबारात वाले उससे कोई सवाल ना करें। इस तरह वो एम्बुलेंस के जरिए एक अस्पताल पहुंच गया। यह अस्पताल उसकी मंजिल नहीं थी। वो टेलीपैथी जानने वाली शल्पा का भेद मालूम करने के बाद रेड क्रॉस वालों के जरिए इस अस्पताल में पहुंच सकती थी। लिहाजा अस्पताल के एक कमरे में पहुंचने के बाद वो मौका पाते ही अपनी अटैची लेकर वहां से फरार हो गया। उधर एयरपोर्ट में 8 मुजाहिदीन को हिरासत में ले लिया गया था। हमें यकीन था कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और बाद में रिहा कर दिया जाएगा। मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले उनके अंदर छुपे हुए थे। सिर्फ मैं और सानी शल्पा के पीछे लगे हुए थे। वो लगेज हॉल से अपना सामान एक ट्रॉली में लेकर बाहर आई। ये बात उसे याद थी कि जिस शख्स के कोट की ऊपरी जेब में सुर्ख रुमाल होगा वही उसका होने वाला शौहर वजीर अली खान होगा। वो होने वाला शौहर सुर्ख रुमाल के साथ नजर आ गया। शल्पा ने उसके करीब आकर कहा, हेलो मिस्टर वजीर अली, क्या मैं तुम्हें सही पहचान रही हूँ? वजीर अली ने उससे मुसाफहा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ओह यस, ये मैं ही हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। तुम मेरे अंदाजे से ज़्यादा हसीन हो। मैं बहुत लकी हूँ। मैं उस लकी शख्स के अंदर पहुँच गया। उसके ख्यालात पढ़कर बड़ी नदामत हुई कि पाकिस्तान में बाज़ लोग सियासी कुव्वतें हासिल करने के लिए किस कदर गिर जाते हैं। वो वज़ीर अली ख़ान एक बहुत बड़ा जागीरदार था। उसने कई बार सियासत में हिस्सा लेकर अपनी ज़मीन, जायदाद और दौलत में बेइंतहा इजाफा किया। पहले लखपति था। भोले भाले अवाम ने उसे वोट देकर करोड़पति बना दिया। हुकूमत का एक अहम फ़र्द बनने के बाद उसने अवाम को अपनी जूतों की नोक पर रखा। दूसरी बार इलेक्शन में अवाम ने उसे जूतों में रखकर असेंबली से बाहर कर दिया। उसने बड़ी सियासी हेरा फेरी की, पड़ोसी मुल्क से साजबाज करके मुल्क में तखरीबकारी की, हर तरफ दहशत फैलाई ताकि हुक्मरान उसे हुकूमत में कोई अहम ओहदा देने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। उसके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो उसने पाकिस्तान से फरार होकर अमेरिका में पनाह ली। वो पिछले 1 बरस से वाशिंगटन में था और वहाँ के हुक्मरानों के जूते साफ कर रहा था ताकि उनकी जूतियों के तुफैल उसे पाकिस्तान की सियासत में फिर कोई ऐसा बड़ा मकाम हासिल हो जाए कि वो करोड़पति से अरबपति बन जाए। 1 बरस तक सुपर पावर की कदम बोसी करते करते आखिर उसकी उम्मीदें बर आईं। उससे कहा गया कि पाकिस्तान में उसकी जो ज़मीन और जायदाद जब्त की गई है उसे वापस मिल जाएगी। बैरूनी मुल्कों के बैंकों में जो करोड़ों रुपए हैं उसका हिसाब पाकिस्तान में तलब नहीं किया जाएगा। उसे पाकिस्तान में एक आला सरकारी ओहदा दिया जाएगा ताकि वो ब्यूरोक्रेट बनकर पाकिस्तानी सियासतदानों और खुसूसन हुक्मरानों को ब्लैकमेल करता रहे। मैं ऐसी उलझी हुई सियासी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी दास्तान के उस हिस्से में आता हूँ कि उस ज़मीर फरोश वज़ीर अली ख़ान को इतनी मराहत इसलिए दी जा रही थी कि वो भारतीय तंजीम रॉ और इसराइली तंजीम मोसाद का मुश्तरका अलायकार बनकर रहे और अमरीकी मुफादात के लिए काम करता रहे। इस सिलसिले में एक नहायत ही हसीन यहूदी दोशीज़ा दीना डैनियल उसकी बहन बन गई थी और अपना इस्लामी नाम ताहिरा रखा था, और अब शल्पा उसकी मुसलमान बीवी बनकर सलमा कहलाने वाली थी। सानी ने कहा, पापा
ہم نے وزیر علی خان کے چور خیالات پڑھ کر معلومات حاصل کر لیں، لیکن یہ نامعلوم ہو سکا کہ شلپا پر کس نے تنویمی عمل کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئی ہے۔ تم اس کے اندر تھکن پیدا کر کے اسے سلا دو، پھر تنویمی عمل کرو۔ آج شام تک وزیر اعلیٰ کی یہودی بہن دینا ڈینیل عرف طاہرہ واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ یہ تینوں ایک فیملی کی صورت میں کل یہاں سے پاکستان چلے جائیں گے۔ دینا ڈینیل کو آنے دو، اس کے متعلق بھی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ میں دماغی طور پر تاجکستان کے شہر دوشنبے میں حاضر ہو گیا۔ یہاں میں بیان کر چکا ہوں کہ 3D میں سے جمیلہ نے ڈی مورا کو ٹھکانے لگایا تھا اور میں نے ڈی کرین کو جہنم میں پہنچا دیا تھا، لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے وہاں کے تمام علماء کرام کے دماغوں سے اس کے شیطانی عمل یعنی تنویمی عمل کو ختم کرا دیا تھا۔ اب وہاں صرف ایک ڈی یعنی صرف ڈی ہاروے رہ گیا تھا۔ ابھی تک 2 ڈیز یعنی ڈی مورا اور ڈی کرین کی موت کا علم نہ ان کے ساتھی ڈی ہاروے کو ہوا تھا اور نہ ہی سپر ماسٹر تک ابھی تک یہ خبر پہنچی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپر ماسٹر کی نئی حکمت عملی کے مطابق اس کے تمام خیال خوانی کرنے والے ایک دوسرے سے دماغی رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہوتا تھا۔ وہ فون کے ذریعے ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے تھے اور آپس میں مشورے کر کے کسی منصوبے پر عمل کرتے تھے۔ اس طرح انہیں یہ اندیشہ نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دماغ میں آ کر بولیں گے تو کوئی دشمن چپکے سے ان کے اندر آ کر ان کی باتیں سن لے گا اور ان کے راز معلوم کر لے گا۔ وہ تمام خیال خوانی کرنے والے سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی آفیسر سے بھی فون کے ذریعے ہی گفتگو کرتے تھے۔ سپر ماسٹر ایک دن اس پلاننگ میں مصروف رہا کہ مائک ہرارے کو کس طرح مشین سے گزار کر اسے پہلے سے زیادہ وفادار بلکہ جانثار بنایا جائے۔ دوسرے دن وہ طیارے کے اغوا کے معاملے میں مصروف رہا، اس لیے اس نے 3D سے فون پر رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ سوچنے کی فرصت ملی کہ 3D اس سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے۔ اغوا ہونے والے طیارے کے معاملات سے نمٹنے کے بعد سپر ماسٹر نے ڈی مورا کے فون پر رابطہ کیا، پھر اس نے مایوس ہو کر ڈی ہاروے کے فون پر اسے مخاطب کیا۔ اسے پوچھا، ڈی مورا کی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیا اس کا فون خراب ہے؟ ڈی ہاروے نے کہا، پچھلی شام ڈی کرین نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ ڈی مورا کا فون بدل چکا ہے۔ اس نے ایک غیر ملکی سے موبائل فون حاصل کر کے اپنا نمبر بتایا ہے، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ سپر ماسٹر میرے موبائل فون کا نمبر نوٹ کرنے لگا کیونکہ میں نے ڈی کرین کو وہی نمبر بتایا تھا اور ڈی مورا کی آواز بن کر یقین دلایا تھا کہ میں انہی کا ایک ڈی بول رہا ہوں۔ سپر ماسٹر نے ہاروے سے پوچھا، ڈی کرین کیا کر رہا ہے؟ اسے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ ڈی ہاروے نے کہا، سر وہ دوشنبے کے مضافات میں مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کے سلسلے میں مصروف ہے اور میں تاجکستان کے شمالی شہر خوجنت میں ہوں۔ کمیونسٹ پارٹی کے بہت بڑے لیڈر سے معاملات طے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے برابر رابطہ رکھو۔ فرحاد اور اس کے ساتھیوں سے بے خبر نہ رہنا، معلوم کرتے رہو کہ وہ کن علاقوں میں ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں ابھی ڈی مورا سے باتیں کروں گا۔ ڈی مورا اس دنیا میں ہوتا تو وہ باتیں کرتا، اسے جمیلہ نے جہنم میں پہنچایا تھا اور میں نے اسے اور ہیرو کو سمجھا دیا تھا کہ اب جب بھی فون پر ان سے یا کسی سے بھی گفتگو ہوگی تو میں ڈی مورا کی آواز میں بولا کروں گا۔ پھر یہی ہوا، میرے موبائل پر اشارہ موصول ہوا۔ میں نے جمیلہ کے دماغ میں پہنچ کر کہا، توجہ سے سنو، میں تمہارے اندر رہ کر فون پر کسی سے باتیں کر رہا ہوں، وہ یقیناً ڈی ہاروے ہوگا۔ پھر میں نے موبائل فون کو آپریٹ کرنے کے بعد ڈی مورا کے کوڈ ورڈز ادا کیے اور کہا، میں ڈی مورا بول رہا ہوں۔ میری توقع کے خلاف سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، اس نے بھی کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، ابھی ڈی ہاروے سے معلوم ہوا کہ تم نے فون بدل دیا ہے، بات کیا ہے؟ میں نے کہا، سر اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، میں نے اسے ضائع کر دیا ہے تاکہ کسی کے ہاتھ لگے تو وہ اسے درست کر کے استعمال نہ کرے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سر میں گان ٹیوب میں ہوں، ابھی ڈی ہاروے سے رابطہ کر رہا تھا مگر اس کا فون انگیج ہے۔ ہاں ابھی میں اس سے باتیں کر رہا تھا، یہ بتاؤ فرحاد پر نظر ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے اپنے ایک اعلی کار سے معلوم کیا ہے، اس نے دوشنبے والا کاٹیج چھوڑ دیا ہے، بالکل تنہا ہے۔ اس کی بیٹی جمیلہ اس بندر آدمی کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے اور فرحاد کہیں شمال کی جانب گیا ہے۔ اس کا شمال کی طرف جانا خطرے کا سبب بن سکتا ہے، تم فوراً ڈی ہاروے کو اطلاع دو، وہ شہر خوجنت میں ہے، وہ کمیونسٹوں کا اڈا ہے، فرحاد ادھر ضرور جائے گا۔ آل رائٹ سر، میں بھی ڈی ہاروے کو خطرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے جمیلہ سے کہا، اب ڈی ہاروے کی آواز سنو، میں اسے مخاطب کر رہا ہوں۔ میں نے اسے مخاطب کیا، کوڈ ورڈز ادا کیے، اس نے بھی جواباً کوڈ ورڈز استعمال کر کے پوچھا،
یہ डी क्रेन कहाँ है? उससे राबता नहीं हो रहा। क्या तुमसे बातें हुई थीं? हाँ, उसने कहा था कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है। जहाँ उसने रिहाइश इख्तियार की है वो एक छोटा सा कस्बा है, लिहाजा वो बैटरी ख़रीदने करीबी शहर जाएगा। हाँ, राबता कायम ना करने की यही वजह हो सकती है। तुम अपनी सुनाओ। अपनी क्या सुनाऊं? तुम्हें खबरदार कर रहा हूं कि फरहाद दोशंबे छोड़कर शुमाल की तरफ गया है। अभी सुपर मास्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें ये इतला दूं। तुम खो जन्नत में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इस शहर में आए। शुमाल में कई छोटे बड़े शहर हैं, पता नहीं वो किधर गया है। बहरहाल तुम मोहतात रहो। फरहाद मुझे आवाज़ से नहीं पहचान सकेगा और ना ही इस गैर मामूली समात रखने वाले बंदर आदमी ने मेरी इस आवाज़ को कभी सुना होगा। फिर ये कि मैं सिर्फ अपने बेडरूम की चार दीवारी में ख्याल ख्वानी करता हूँ, किसी अवामी मकाम में ऐसी नादानी नहीं करता। फरहाद इधर आएगा भी तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। हाँ, अगर मैंने उसे पहचान लिया फिर मैं उसे कत्ल करने का सबसे बड़ा एजाज़ हासिल करूँगा। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।